Hello students, this is your solved worksheet of lesson number 10 that is respiration in organisms. Okay, first question is where does cellular respiration take place? Cellular respiration कहाँ होता है? Cellular respiration as the name indicates it happens in the cells of organisms. Okay, so your answer is cellular respiration takes place in cells. Next is question number 2. Name an organism that can survive in the absence of air. आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एयर में के बिना भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी उसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है और वो सरवाइव कर सकता है. योर आंसर इज यीस्ट. ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा इसमें जिसमें उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू अर्थवॉर्म्स ब्रीथ? अर्थवॉर्म्स ब्रीथ कैसे करते हैं? हम लोग तो अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं ना. हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं जहां से एयर जाती है और थ्रू ट्रैकिया इट रीचेस टू द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. बट इन केस ऑफ अर्थवॉर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन. स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अर्थवॉर्म्स का जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो हाउ डू अर्थवॉर्म्स ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू their skin. Okay, next is question number 4. what does a breath mean? यानी आपको ये पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन कि आपने डिफाइन करना है कि आप एक ब्रेथ से क्या समझते हो. अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. अब इसको समझो क्या लिखा है. ये एक ब्रेथ जो है ना बच्चे, एक सांस, ठीक है, उस सांस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक टाइम पे हमने इनहेल किया प्लस एक टाइम पर हम एक्सहेल कर रहे हैं, यानी वन टाइम हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसी के साथ ही हम उसी समय CO2 जो गैस है उसको एक्सहेल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास ब्रेथ आ जाती है, यानी कि 1 टाइम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. It makes 1 breath. Okay. Next is question number 5. What is a cell? Cell क्या है? तो बेटा सेल आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, तो बेसिक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं. ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक वॉल तैयार होती है ना. तो अगर हम बीच में से ब्रिक्स को हिला देते हैं नीचे से तो बिल्डिंग जो है वो स्टैंड नहीं कर सकती. वैसे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारी ब्रिक क्या है? हमारी ब्रिक है सेल. ओके, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग होना चाहिए, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बींग है, तो उसमें जो सेल है दैट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा इसमें व्हाट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी की फ्लोर कौन बनाता है? तो आपको जब मैंने डायग्राम कराया था रेस्पिरेटरी का तो वहां पर भी ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो आपका डायफ्रैगम है, मसल है आपकी बिल्कुल जस्ट बिलो द लंग्स, आपके रिब्स के नीचे है. तो जिस तरह से आप इनहेल करते हो, जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हो, है ना, तो इनहेल कीजिए तो ये डायफ्राम जो है ये नीचे चला जाता है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाती है ताकि आपके लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है फिल हो सके. ओके, और जब आप एक्सहेल करते हो, रिलीज करते हो CO2 करके देखिए तो ये डायफ्राम की जो डायरेक्शन है फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट ये अच्छे से CO2 को रिलीज कर सके, एम्प्टी कर सके लंग्स में से. तो ये फ्लोर कैविटी बनाने वाला चेस्ट कैविटी का फ्लोर जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज डायफ्रैगम मसल. इसकी स्पेलिंग बच्चे बहुत गलत करते हैं एग्जाम्स में. प्लीज स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? ये क्वेश्चन +1 में भी आपको एक पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है 7th क्लास से. व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? क्या है ब्रीदिंग रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. 1 मिनट में कितनी बार एक इंसान जो है वो ब्रीथ करता है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट.
तो हर इंसान का ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा डिफर करता है। चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, दे ब्रीथ फास्ट, ओके। एथलीट्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, ब्रीदिंग रेट इज हाई। एंड द अडल्ट्स हैं, ओल्ड एज पे है, तो ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा उनका स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन और स्पोर्ट्स पर्सन, ओके। तो व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, ओके। तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर स्पाइरेकल्स, ओके। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? तो जब हम स्पाइरेकल्स की बात करते हैं ना, तो स्पाइरेकल्स आर द स्मॉल ओपनिंग्स, वेरी स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। और किसमें होती हैं ये? जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं बच्चे, जिसमें हमारा स्पाइडरमैन आता है ना, जिसको हम स्पाइडरमैन बोलते हैं, स्पाइडर, जिनकी 6 लेग्स होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। जैसे हमारी बटरफ्लाई है, बी है, कॉकरोचेस हैं, है ना। देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा फैमिली इंसेक्ट्स की है सभी ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कंपेयर करें तो बेटा इनमें होते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन स्पाइरेकल्स। छोटे छोटे से होल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, जैसे हमारा नोज है ना, जहां से ये अलाउ होती है एयर टू ब्रीथ, ओके। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इन छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज अ स्टोमेटा एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज अ स्टोमेटा? सॉरी, स्टोमेटा क्या है बच्चे? स्टोमेटा है आपका वो पोर्शन, वो स्मॉल पोर्स जिनके थ्रू जो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टाइनी पोर्स स्पाइरेकल्स की तरह होते हैं, जो कि लीव्स के सरफेस पे होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, गिव 1 यूसेज ऑफ यीस्ट। यीस्ट का आपने एक यूज बताना है बच्चे। तो यूज क्या है यीस्ट का? अभी हमने पढ़ा ना, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी सर्वाइव करता है। तो यीस्ट इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, जिसका नाम आपने सुना है, इनको बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, गिव 2 थेरेपीज टू रिलीज मसल क्रैम्प्स। जो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प्स बन जाते हैं बच्चे, जगह जगह में दर्दें होती हैं, ठीक है, बहुत पेन होता है, तो 2 थेरेपीज के आपको नेम बताने जिसके थ्रू हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, मसल क्रैम्प से आराम मिले। तो दे आर, नंबर 1 हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से अगर हम नहाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो जहां पे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण हमें मसल क्रैम्प्स पड़े हैं, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बेटर होगी, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा मसल क्रैम्प से। इसके अलावा हम जेंटल मसाज कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर से या ऑयल से, ओके। तो इससे भी हमें फर्क पड़ेगा मसल क्रैम्प्स में, ओके। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12, नेम 1 सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी। यानी आपको एनर्जी चाहिए ना, तो आपने वो प्रोसेस बताना है सिग्निफिकेंट, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाए और आप सारे फंक्शंस कर सको प्रॉपरली, आप अपने सारे काम कर सको, है ना, एनर्जेटिक फील करो। तो दैट इज रेस्पिरेशन, बिकॉज रेस्पिरेशन से ही हमारे एनर्जी जो करेंसी है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी, वो बनती है ना। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है आपका पायरुवेट में, पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल्स में, तो दीज एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वेरियस फंक्शंस, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉजेज मसल क्रैम्प्स। हमने जो क्वेश्चन नंबर पहले हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने मसल क्रैम्प्स की बात की थी कि हमें रिलीज कैसे मिलता है, रिलीफ कैसे मिलता है हॉट वाटर बाथ और जेंटल मसाज से। तो वो मसल क्रैम्प्स हमें पड़ते कैसे हैं? तो बेटा एनारोबिक कंडीशंस में जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज या कोई और वजह है, तो हमारे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, उसकी जगह पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा।
तो लैक्टिक एसिड जब अकोमुलेशन हो जाती है, उसकी अकोमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाता है हमारे मसल सेल्स में, तो हमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन अंडर एनारोबिक कंडीशंस द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड इन द सेल्स एंड द अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस हैं ये बताने हैं आपको। ठीक है, बच्चे कई बार ना रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में सेम आंसर लिख के आते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो आइए डिफरेंसेस कर लें इसके। सेलुलर रेस्पिरेशन है आपका जो सेल्स में होता है, जिसमें एनर्जी इज रिलीज्ड। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, सिर्फ हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और CO2 एक्सहेल करते हैं। सेकेंडली, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में, लेकिन ऐसा कुछ भी ब्रीदिंग में नहीं हो रहा। ब्रीदिंग इज सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है, लेकिन ब्रीदिंग में सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ओके, रिलीज करते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, यानी बहुत सारे सेल्स में होता है, सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर प्रोसेस, लेकिन ब्रीदिंग का जो है हमारा इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, ये सेल्स के बाहर होता है, जैसे कि हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस। ठीक है, हमने कॉकरोच में रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करना है, तो आइए देखो कैसे करना है इसको। अ कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग्स, पहले भी बताया, उनकी बॉडी के साइड्स पे होते हैं जिनको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। इंटरनली अगर हम बात करें, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं फॉर गैस एक्सचेंज, है ना। तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे स्पायरिकल से घुसकर हमारे ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और डिफ्यूज होती है बहुत सारे जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं उनमें, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और कॉकरोच के हर एक सेल में वो पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स ऑफ कॉकरोचेस गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरकल्स। तो यहाँ सिंपली क्या बोला गया बच्चा, समझने की कोशिश करो कि कॉकरोचेस में रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करना है हमने इस क्वेश्चन में। छोटी छोटी सी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं क्योंकि कॉकरोचेस इंसेक्ट्स हैं जिनको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं। इन ओपनिंग स्पायरिकल्स के थ्रू जो नेटवर्क ऑफ एयर है वो ट्यूब्स के रास्ते, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, जैसे हमारी भी ट्रैकिया होती है ना, विंड पाइप, तो इन स्पायरिकल्स के साथ भी कॉकरोचेस की विंड पाइप होती है जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, जहां से गैस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो मोर कंसेंट्रेशन टू लो रश कर जाती है स्पायरिकल्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स में, जहां से वो डिफ्यूज यानी पूरे बॉडी टिश्यूज में, पूरे सेल्स में कॉकरोचेस के डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम हाई टू लो। देन इट रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और वहां पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सभी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है ट्यूब्स में, ट्रैकिया में, ठीक है, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, और इस तरह से कॉकरोच की बॉडी से मूव आउट हो जाती है थ्रू स्पायरिकल से ही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आपको आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो सॉल्व वर्कशीट है बच्चे ये आपकी। तो आई होप कि आपका काफी कुछ इससे और भी कवर हुआ होगा चैप्टर, और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।